नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछली कई कड़ियों द्वारा बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी भाषा, इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को लेकर मैंने मेरे विचार पाठ्यक्रम के अनुसार आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। सबसे पहले बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल द्वारा पिछली कड़ी में हमने हिंदी भाषा के विविध रूप इसको लेकर भूमिका के तौर पर मैंने मेरे विचार आपके सम्मुख रखे। पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये 4 उपबिंदु हैं जिनके ऊपर विस्तार के साथ चर्चा आपके सम्मुख मैं रखने का प्रयास यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मित्रों, प्रयोजनमूलक हिंदी यह हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण रूप है जिसे फंक्शनल हिंदी कहा जाता है, तो कई बार प्रयोजन परक हिंदी भी उसे कहा जाता है। अभिमूलक भाषा भी उसे कहा जाता है या प्रयोजन मूलक भाषा भी उसे कहा जाता है या रोजगार परक भाषा भी उसे कहा जाता है या रोजगार मूलक भाषा भी उसे कहा जाता है। विभिन्न नामों से इस रूप को जाना जाता है क्योंकि मानवीय जीवन के विकास में जो विशेष प्रयोजन है, उन विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए मनुष्य जिस भाषा रूप का प्रयोग करता है उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में हिंदी यह भाषा अत्यंत प्रमुख भाषा है, अत्यंत समृद्ध भाषा है और आज हिंदी एक केवल राष्ट्रीय भाषा तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषाओं की सीमाओं को लांघते हुए हिंदी आज विश्व भाषा के रूप में अपना स्थान मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। मानवीय जीवन में 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं मित्रों, एक सामान्य उद्देश्य और एक दूसरा विशेष या स्पेशल एक प्रयोजन होता है। तो उस विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता बल्कि उसे विशेष भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी भाषा विशेष रूप को मानक भाषा भी कहा जाता है, जिसे परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है, अर्थात स्टैंडर्ड भाषा। तो आप किसी दफ्तर में गए तो आपको आपकी सामान्य भाषा की अपेक्षा विशेष भाषा का प्रयोग भाषिक प्रयोक्ता के रूप में वहाँ पर आपको करना पड़ता है। और जब आप वहाँ पर एक विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं तब भाषा के प्रयोग के माध्यम से आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान सामने वाले व्यक्ति को सहज होती है। भाषा में विनम्रता, एक अर्थी रूप अर्थात अभिधात्मक शब्दों का प्रयोग प्रयोजन मूलक भाषा में अधिक मात्रा में होता है। प्रयोजन मूलक भाषा मनोरंजन की भाषा नहीं है, प्रयोजन मूलक भाषा ये सौंदर्य परक भाषा नहीं है बल्कि प्रयोजन परक भाषा है। भाषा के 2 रूप जिनके ऊपर मैंने कई बार चर्चा भी की है, जिसको आपने शायद सुना भी होगा, सामान्य भाषा और विशेष भाषा, सौंदर्य परक भाषा और प्रयोजन परक भाषा। सौंदर्य परक भाषा सामान्य भाषा अर्थात व्यक्ति अनुरूप भाषा, पात्र अनुरूप भाषा, देश काल वातावरण अनुरूप भाषा का प्रयोग मित्रों साहित्य में होता है। व्यक्ति सामान्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए अपने परिवार में, अपने मित्रों के बीच में उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन व्यक्ति का जीवन समृद्ध केवल सामान्य प्रयोजन की पूर्ति से नहीं होता बल्कि विशेष प्रयोजन की पूर्ति से ही व्यक्ति का जीवन समृद्ध होता है।
अर्थात विकास अवस्था तक यदि मनुष्य को पहुंचना है तो भाषा के विकसित रूप का प्रयोग मनुष्य ने करना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। तो उसी भाषा रूप को प्रयोजन मूलक या प्रयोजन परक भाषा कहा जाता है, जिसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जिसके बारे में भी मैंने अभी आपके सम्मुख वो बात रखी। रोजगार मूलक भाषा, कार्यालयीन भाषा, प्रशासकीय भाषा, ऐसे विभिन्न नामों से उसे पहचाना जाता है। मित्रों, व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप से सामान्य और प्रयोजन मूलक इन दो भागों में विभाजित किया है। प्रयोजन मूलक भाषा को फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है, अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी कहा जाता है, जिससे तात्पर्य यह है मित्रों, विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अनन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद सूचना यह है कि हिंदी की इस नितांत ताजा, टटकी और कई संदर्भों में बेहद नई भाषिक संरचना या नवजात शिशु रूप को केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर इसे सम्मानित किया है। भाषा का संबंध किसके साथ है मित्रों? भाषा एक सामाजिक है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है मित्रों। भाषा बढ़ती है, पनपती है, आगे बढ़ती है किसमें? तो समाज में। भाषा को समाज ही विकसित रूप प्रदान करता है, एक परिवार नहीं कर सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उसे विकसित रूप करने के लिए व्यक्ति क्या है? तो एक इकाई है, एक घटक है, क्योंकि समूह की भाषा होती है। समूह अर्थात समाज। हमारे भारत देश में समूह के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकार हैं। लेकिन जब एक भाषा को हम देखते हैं तो उसमें केवल हमें दो रूप मोटे तौर पर दिखाई देते हैं, सामान्य और विशेष। विशेष रूप का भी विकास सामान्य रूप से ही होता है मित्रों। भाषा का उद्भव और विकास जब मैंने आपके सम्मुख रखा, तब भाषा किस रूप में विकसित हुई, जन भाषा से वह साहित्यिक परिनिष्ठित या राजभाषा कैसे बनी, यह आपने सुना है मित्रों। भाषा मूलतः शिशु रूप में होती है, उसे प्रौढ़ रूप देने का काम समय करता है, समय के साथ व्यक्ति करता है, व्यक्ति समूह करता है। जितना बड़ा समूह उस भाषा का प्रयोग करता है, वह भाषा उतनी ही जीवंत होती है, उतनी ही सजीवता मित्रों उस भाषा के अंदर हमें दिखाई देती है। तो मित्रों, आज हिंदी भाषा के इस रूप के विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पाठशालाएं या भाषा संबंधी काम करने वाली निजी संस्थाएं भाषा के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, और तब जाकर प्रयोजन मूलक भाषा का एक निश्चित रूप, एक सशक्त, समृद्ध, मानक, स्टैंडर्ड भाषा का एक रूप सामने आया।
मित्रों, परसों की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में घोषणा की कि अभियांत्रिकी और वैद्यकीय शिक्षा हिंदी भाषा में होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी आज विज्ञान की एक माध्यम भाषा बनती जा रही है, क्योंकि विज्ञान किसी एक भाषा की मक्तेदारी नहीं है, बपौती नहीं है। हिंदी भाषा में वह क्षमता है और उस क्षमता के आधार पर हिंदी ने यह सिद्ध किया है। मित्रों, प्रयोजनमूलक हिंदी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महत्ती, उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक और कंप्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म, विज्ञापन तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों को अपने गिरफ्त में कर लिया है। इसके साथ ही शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक, औद्योगिक उपक्रम, रक्षा, सेना, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान तकनीकी, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा जैसी विभिन्न संस्थाओं में हिंदी एक माध्यम भाषा के रूप में, प्रयोजन पूर्ति की भाषा के रूप में, निरंतर माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय आदि के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हिंदी भाषा की सशक्तता है और इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत मित्रों मनुष्य का संबंध आता है, क्योंकि सभी क्षेत्रों के केंद्र में कौन है? मनुष्य है। इन क्षेत्रों का आविष्कार किस कारण हुआ? मनुष्य के विकास के लिए। और मनुष्य जब अपना स्वयं का विकास चाहता है तो वह भाषा के बिना संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं, बच्चा जब भूखा है, कुछ खाने के लिए नहीं मांगेगा तब तक मां उसे नहीं देती। छोटा सा शिशु भी है, वो जब तक नहीं रोएगा तब तक मां उसे नहीं सहलाएगी, नहीं दूध पिलाएगी, क्योंकि उसके वो जो विचार है, जो भाव है, उस तक पहुंचाने का जो माध्यम है संप्रेषण का, वो भाषा है मित्रों। आप कहेंगे कि रोना ये भाषा है? बिल्कुल। हंसना, रोना, इशारा, स्पर्श, ये सभी भाषा के प्रकार हैं। और प्रयोजन उचित भाषा का प्रयोग मनुष्य करता है। विभिन्न कार्यालयों में भाषा के इन रूपों का प्रयोग नहीं होता, वहां पर मूर्त भाषा का प्रयोग होता है, मानक भाषा का प्रयोग होता है, स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन आमतौर पर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, और जिस कारण इन सभी विभिन्न रूपों के अंतर्गत हमें हिंदी का स्वरूप निश्चित रूप से दिखाई देता है मित्रों। ये हिंदी की सशक्तता है, ये हिंदी की समृद्धता है। अच्छा, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है। आज का युग तो आप सभी जानते हैं विज्ञान तकनीकी का युग है, और विज्ञान तकनीकी के इस युग में वैज्ञानिक संसाधनों की माध्यम भाषा आज हिंदी है।
विभिन्न प्रणालियों का निर्माण, विभिन्न प्रणाली यानी सॉफ्टवेयर्स, जिसका निर्माण हिंदी में किया गया है। मशीनी अनुवाद के लिए दुनिया की नंबर 1 भाषा यदि कौन सी होगी तो हिंदी है। इस भाषा के अंतर्गत वैज्ञानिकता है। भाषा की विशेषताएं आपने कुछ पहली कड़ियों में आपने सुनी। आगे चलकर प्रयोजनमूलक हिंदी की भी विशेषताएं आपके सम्मुख में रखूंगा। वैज्ञानिकता के धरातल पर यह भाषा खड़ी है। भले इसकी परंपरा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इसका इतिहास कितना भी प्राचीन क्यों न हो, लेकिन यह भाषा वैज्ञानिक धरातल पर खड़ी है। ध्वनि, प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र ध्वनि चिन्ह, प्रत्येक आकार ध्वनियों के लिए, और उसके लिए निश्चित वैज्ञानिक लिपि का प्रयोग। केवल संसार में एक भाषा करती है, वो हिंदी भाषा। अंग्रेजी में भी कई त्रुटियां हैं, ध्वनि के स्तर पर, अक्षर के स्तर पर, लेकिन वह त्रुटियां हिंदी में नहीं है। एक त्रुटि थी, जैसे कि देवनागरी के अंतर्गत ळ यह ध्वनि है, उसके लिए ळ यह ध्वनि चिन्ह भी है, जिसका प्रयोग मराठी में किया जाता था लेकिन हिंदी में नहीं होता था। लेकिन अब उसको भी मान्यता मिल गई है मित्रों। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने उसको मान्यता दी है, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं वैसा लिखने की सुविधा किस भाषा में होगी तो हिंदी भाषा में। नेचुरल ये शब्द आप अंग्रेजी में लिखिए, नटूरे बन जाता है उच्चारण में, लेकिन हिंदी में नहीं। देवनागरी लिपि में आप नेचुरल ये लिख सकते हैं, न के ऊपर अर्धचंद्र देकर, ने च र नेचुरल लिख सकते हैं। वही शब्द आप रोमन लिपि में, अंग्रेजी में लिखिए और उसका उच्चारण अलग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमियां, दोष, त्रुटियां संसार की अन्य भाषाओं में हैं, जो भाषा नंबर 1 होने का दावा करती है। यह देखिए कि ये प्रयोजनपरकता है मित्रों, ये पारदर्शिकता है भाषा की, ये विश्वासहर्ता है, जो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। तो मित्रों, इसको लेकर अगली कड़ी में प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप, इसको लेकर मैं मेरे विचार आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे सुना, इसलिए आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पुनः मिलेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को लेकर। धन्यवाद।